हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट वो होता है, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब बेहोशी वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, उनकी केयर हम कैसे देते हैं इन नर्सिंग में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम इसका देख लेते हैं। डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। Unconscious refer to an unusual condition of a patient mind in which he or she is not able to be aware or respond to his surroundings। इसमें है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, जो बेहोशी वाला पेशेंट होता है, उसके जो पेशेंट का जो माइंड है वो अनयूजुअल कंडीशन में रहता है, असामान्य कंडीशन होती है, और उससे जो उसको कुछ मतलब जो उसकी सराउंडिंग्स हैं वो वहाँ पर रेस्पॉन्ड नहीं करता, अवेयर नहीं रहता उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो उस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है, तो बिल्कुल ही बेहोश होता है, तो उसको कुछ किसी बारे में पता नहीं रहता, ना ही वो रेस्पॉन्स करता है। अनकॉन्शियसनेस can cause fatigue to collapse and severe condition fainting to coma। अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो बहुत थकान का कारण बन सकता है। जो अनकॉन्शियसनेस होता है थकान का कारण भी हो सकता है। कभी कभी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि वो गंभीर स्थिति हो जाती है और ज़्यादा, तो कोमा में भी जा सकता है। मतलब वो कोमा होता है, बिल्कुल बेहोश हो जाना, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ होती है। ठीक है, अब है कोमा क्या होता है। ठीक है, कोमा इज दैट कंडीशन ऑफ माइंड विच कॉजेज लॉन्ग टर्म अनकॉन्शियस। कोमा वो कंडीशन होती है जिसमें जो है लॉन्ग टर्म में अनकॉन्शियस रहता है, उसका कॉजेज होता है बाय द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम। उससे जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सच एज ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हुई हो, स्ट्रोक हुआ हो, ब्रेन ट्यूमर है, ड्रग अल्कोहल यूज़ करता होगा, या और इवन कॉमन इलनेस लाइक डायबिटीज़ और एन इन्फेक्शन। तो लंबे समय तक जो है बेहोशी का कारण होता है जो कोमा जो होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, डू अंडरस्टैंड। कॉजेज ऑफ क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। तो जो अनकॉन्शियस में डिफरेंट क्रिटिकल जो है होते हैं, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सिकनेस, बीमारी की वजह से भी अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, चोट लगी हो तो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। इट कैन इवन अकोर ड्यू टू इनटेक ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल को इनटेक करा हो या ड्रग्स को, तो उससे भी हो सकता है। अनकॉन्शियस ऑल्सो हैपन बाय चॉकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एकदम बंद दम घुटना जो बांध देते हैं, तो उसका कारण भी बेहोशी हो सकती है। शॉर्ट टर्म अनकॉन्शियसनेस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, उससे भी वो शॉर्ट टर्म में हो जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकेंड या फिर तो हाफ एन आवर 1 एन आवर, तो वो शॉर्ट टर्म अनकॉन्शियसनेस होता है। उसके कारण होते हैं ये नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, लो डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, और सीरियस हार्ट नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में कॉज विथ रीजन, सीवियर हार्ट में प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसका कारण भी जो है अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। स्ट्रेटिंग वाइल बाउल मूवमेंट और इंटेंस कफिंग और रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है, उससे भी जो है अनकॉन्शियसनेस का कारण हो सकता है। अब नर्सिंग डायग्नोज हम क्या क्या दे सकते हैं, मतलब नर्सिंग में निदान क्या क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। यूजलेस क्लियरनेस ऑफ एयरवे रिलेट्स टू चेंज इन कॉन्शियसनेस लेवल, उसका कॉन्शियस लेवल को जो है परिवर्तन कर देना चाहिए एयरवे में। रिडक्शन इन कॉन्शियस लेवल इज एसोसिएटेड विद रिस्क, कॉन्शियस का जो लेवल है उसको रिडक्शन करना चाहिए विद, जो कि जुड़ा हुआ होता है रिस्क ऑफ इंजरी से। इमोबिलिटी इज एसोसिएटेड इम्पेयर्ड स्किन रिस्क, जो गतिहीनता होती है, मतलब इनमोबिलिटी जो होती है, तो उसमें भी जो है उससे जोड़ देना चाहिए इम्पेयर्ड स्किन, जो इंटीग्रिटी रिस्क होती है, साथ जो जोखिम भरा जो वो होता है। ठीक है, इम्पेयर्ड नेट्स, तो उससे भी जुड़ा हो सकता है। इरेगुलर यूरिनरी एक्सक्रीशन इज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल सेंसिंग और कंट्रोल। इरेगुलर यूरिनेशन एक्सक्रीशन हो जाता है, वो किससे जुड़ा होता है, एबनॉर्मल सेंसिंग और कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उससे भी
इरेगुलर यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे जुड़ा हुआ था? इरेगुलर सेंसरी परसेप्शन से। हेल्थ रिस्क लिंक्ड विद फैमिली इंटरप्शन से जुड़ा होता है। रिस्क फॉर इरेगुलर न्यूट्रिशनल कंडीशन भी हो सकती है, मतलब पोषण की स्थिति के लिए भी बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है? ग्लासगो कोमा स्केल वो होता है जिससे हम पेशेंट का पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप में रेस्पॉन्स कर रहा है, वो बेहोश है, कितना बेहोश है, कितना नहीं बेहोश, तो उस हिसाब से हम उसको नंबर भी दे सकते हैं। तो हम उसको पता लगा लेते हैं कि जो पेशेंट है वो कितने बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोमा में है या अनकॉन्शियस है या फिर थोड़ा बहुत कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। ठीक है। Analysis of irregular conscious level in response to refined stimuli can be done practically using this glaucoma। मतलब इसमें जो है एनालाइज करते हैं हम कि इरेगुलर कॉन्शियस लेवल जो है वो रेस्पॉन्स कैसे दे रहा है, तो उसको हम इसमें डिफाइन करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में। फर्स्ट है हमारा आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। इसमें आई ओपनिंग रेस्पॉन्स में इसमें है कि वो बोल रहा है या दर्द महसूस कर रहा है या फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसमें या आंखें अपनी खोल रहा है, तो आंख खोलने की प्रतिक्रिया को क्या आई ओपनिंग रेस्पॉन्स बोलते हैं। बीस्ट बर्बल रेस्पॉन्स, बीस मतलब वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार से साउंड निकाल रहा है या फिर कोई नई रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इसमें बीस्ट बर्बल रेस्पॉन्स में भी हम उसको देख सकते हैं कि कितना कॉन्शियस है कितना अनकॉन्शियस है। बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स में क्या है कि वो जब हम उसको कुछ कह रहे हैं तो वो हमारा बता रहा है कि अच्छा ये, तो हम उससे कह रहे हैं कि हाथ उठाओ तो वो अपना हाथ उठा रहा है। अगर हम उससे कह रहे हैं कि भी बताओ दर्द कहाँ है, तो वो अपनी लेग को घुमा रहा है या फिर जो कुछ भी एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है या एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ग्लासगो कोमा स्केल होती है। अब हम पेशेंट को, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको नर्सिंग केयर कैसे देते हैं? एयरवे और ब्रीदिंग देते हैं। सक्शन ऑफ माउथ फेरिंग्स एंड ट्रैकिया शुड बी अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन। कोई भी जो माउथ में फेरिंग्स में ट्रैकिया में कुछ भी एक्यूमुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हुआ है तो उसको हम सक्शनिंग करते हैं। ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड एज ऑर्डर टू द टिश्यू परफ्यूजन जो हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन को उसके छिड़ाव के लिए उसको बनाए रखना चाहिए। ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड देनी चाहिए। रिमूवल ऑफ सिक्रीशन को रिमूव करना चाहिए। लंग एक्सपेशन शुड बी थ्रू फिजियोथेरेपी देना चाहिए। अगर लंग्स में दिक्कत है या फिर कुछ भी सिक्रीशन है तो उसको हमें फिजियोथेरेपी से, जो हमारे फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों में से जो सिक्रीशन बढ़ जाता है उसको हटा देना चाहिए फिजियोथेरेपी से। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में क्या करना चाहिए? हमें अनकॉन्शियस पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसका कार्डियोवास्कुलर फंक्शन ठीक है या नहीं है, कि हार्ट जो है वो रेगुलर वर्क कर रहा है या धीरे धीरे वर्क कर रहा है, ये कैसे पंपिंग कर रहा है, तो उसको भी देखना चाहिए। न्यूट्रिशनल नीड्स, जो पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे? गैवेज शुड बी यूटिलाइज इन फीडिंग गिविंग मेडिसिन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है दवा खिलानी चाहिए। दवा देने के किस द्वारा देनी चाहिए? नलिका के द्वारा देनी चाहिए। गैवेज मतलब होता है नली का पोषण, मतलब नली के द्वारा जो फीडिंग कराई जाती है या फिर कोई भी मेडिकेशन दी जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो उसको हम गैवेज बोलते हैं। वाइल इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग थ्रू गैवेज द पेशेंट शुड बी नोटिस। ठीक है। जो मतलब जो नली होती है उसके माध्यम से जो भी को शुरू करते हैं उनसे समय को ध्यान रखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए पेशेंट के कि हम उसको दे रहे हैं तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। आईवी थेरेपी शुड बी गिवन मेंटेन टू फ्लूइड लेवल। आईवी थेरेपी देनी चाहिए उसको ताकि उसका फ्लूइड लेवल जो है वो मेंटेन रहे। हाइजीन कैसे करनी चाहिए? हमें अनकॉन्शियस पेशेंट की कंप्लीट बात देनी चाहिए। अनकॉन्शियस पेशेंट को शॉर्ट नेल मेंटेन रखने चाहिए, उसके ओरल हाइजीन देनी चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम, ताकि उसके मुंह में से बहुत ज़्यादा बेकार स्मेल वगैरह ना आए या फिर उसका मुंह जो है ज़्यादा ड्राई ना रहे या फिर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ड्राई एंड डर्टी एंड वेट लिनन जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए नहीं ताकि उसको बेड रिडन ना हो या फिर कोई भी दिक्कत ना हो। स्किन शुड बी नोटिस केयरफुली टू आइडेंटिफाई स्किन ब्रेक डाउन ना हो गई हो स्किन, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए स्किन का।
सॉफ्ट मसाज शुड बी गिवन टू द स्किन, एक्टिवेट सर्कुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मसाज, अच्छी सी धीरे धीरे आराम से मसाज देनी चाहिए ताकि जो स्किन है उसका जो सर्कुलेशन है, हमारे मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से हमारे बॉडी में जाए और हमारी जो स्किन है वो एक्टिवेट हो, मतलब अच्छे से रहे। पोजीशनिंग, अनकॉन्शियस पेशेंट को प्रॉपर जो है बॉडी अलाइनमेंट करना चाहिए, ठीक है, लाइक अच्छी अलाइनमेंट, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट अच्छे उसमें रखना चाहिए पोजीशन में पेशेंट को। पैसिव एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्चर्स। जो मतलब क्या है कि जो पैसिव एक्सरसाइज है बेहोशी के रोगी को जो पैसिव एक्सरसाइज है उसको नहीं कराने चाहिए, उससे जो है अवॉइड करना चाहिए कॉन्ट्रैक्चर से। पेशेंट को जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए बट अवॉइड करना चाहिए कॉन्ट्रैक्चर को, जो मिस कर रहे वह जो होती है उससे अवॉइड करना चाहिए। द पेशेंट शुड बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट इंजरी। द पेशेंट का जो है हमें कोई भी इंजरी से जो है बचाव करना चाहिए, पेशेंट को कोई भी चोट के जो उसको रोकना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखें। थैंक यू।